नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। RIO-NA-IAS के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रश्न पत्र मिल गया होगा और आप लोगों ने प्रश्न पत्र को हल भी कर लिया होगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट हम लोग इस प्रश्नों के उत्तरों को जान लेते हैं, है ना। चलिए देखिए भाई, पहला प्रश्न आपको जो मिला होगा उसमें सूची दी होगी। एक तरफ वायसराय रहे होंगे और एक तरफ जो है उनके द्वारा किए गए कार्य होंगे। तो आपको इस सूची में जो सही मिलान है उसको करना है। तो देखिए भाई, लॉर्ड डलहौजी जो है, इनका जो सिद्धांत था वो था व्यक्तिगत सिद्धांत। तो ए जो है वो डी से मिल रहा है। तो पहले हम देखेंगे ए में डी कहां कहां है। तो भाई सी और डी ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो ए और बी में से ही कोई उत्तर सही होगा, है ना। चलिए उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ना, इन्होंने स्वायत्त शासन जोड़ा है। नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा से संबंधित है। 1828 में सती प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था। तो दूसरे का जो है वो ए होना चाहिए। तो दूसरे का ए देखेंगे तो ये पहला ही वाला है, तो इसका उत्तर ये ए वाला आ जाता है, पहला वाला। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके भी इस तरीके के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें, फूट डालो राज्य करो की नीति की रणनीति किसने अपनाई, तो लॉर्ड कर्जन साहब ने अपनाई थी। आप सभी लोगों को पता है, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जो कि फूट डालो राज्य करो नीति का ही एक हिस्सा था। इसके बाद नेक्स्ट देखें, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं इसके शांतिप्रिय निधन को देखूं और उसका सहायक बनूं। तो ये जो वक्तव्य है ये लॉर्ड कर्जन साहब का है। लॉर्ड कर्जन साहब ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। पृथक निर्वाचन मंडल लॉर्ड मिंटो, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार जो हुए थे 1909 में, उस मार्ले मिंटो सुधार में ये सिस्टम दिया गया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो लॉर्ड मिंटो साहब जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर के आते हैं मुस्लिमों के लिए सबसे पहले। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ब्रिटिश शासन की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुआ था, आपको जवाब हार्डिंग होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि हार्डिंग की ही बग्गी पर राजधानी परिवर्तन के दौरान बम गिराया गया था। ठीक है, जिसको दिल्ली षड्यंत्र कहा जाता है। रासबिहारी घोष वगैरह इसमें शामिल थे। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है वो दिल्ली स्थानांतरण हुआ था, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें क्वेश्चन है कि भाई कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो नहीं का अगर हम लोग बात करें तो इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कर्जन के समय पे नहीं आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इस समय की नहीं है, ये रिपन और लिटन के टाइम का पूरा मामला है। ठीक है, तो ये वर्नाकुलर प्रोसेस एक्ट जो है वो आपके लिटन के टाइम का है, 1878 में ये आया था। ठीक है, फिर इसको रिपन के समय में बंद कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग जाएं तो चिरस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। 1793 आपको पता होगा 793 में था, के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की जाती है कि वह खेतिहर पट्टों जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये इसका कारण है भाई, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में उनके पास ही पहुंच गई थी जमीन, तो उनके पास कोई नियंत्रण नहीं था, ये इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट अगर देखें, दादा भाई नेहरू द्वारा प्रतिपादित ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की सही परिभाषा क्या है, तो इसमें बी नंबर है, इसको रट लीजिएगा भाई। दादा भाई नेहरू के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है तो उसको आप रट लीजिएगा पूरी तरह से, तो इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें देखिए, जब भी कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आप लोगों को ऊपर वाला पढ़ना है और उसके बाद जब रीजन वाला पढ़ेंगे तो आप लगाएंगे क्योंकि, और ऐसे ही जब नीचे वाला पढ़ेंगे और नीचे वाला पढ़ के जब आप ऊपर वाला पढ़ेंगे तो उसमें लगाएंगे इसलिए। अगर दोनों चीजें सत्य हैं और ये एक दूसरे को फुलफिल भी कर रही हैं तो हम उत्तर 1 देंगे। देखिए भाई पढ़िए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था क्योंकि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, या फिर धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, इसीलिए संतुलन अनुकूल था। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इसका उत्तर आपका ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पागलपंथी जो विद्रोह संप्रदाय है उसकी स्थापना करम शाह ने की थी। ठीक है, किसने की थी, करम शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में रामोसी कृषकों के जत्थे किसने प्रतिपादित किए थे, तो वासुदेव बलवंत फड़के नाम के जो पर्सन है इनका नाम इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे
तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र रहा है? तो आपका जवाब होगा कोल्हापुर। ठीक है भाई, कौन सा स्थान होगा? कोल्हापुर। तो कोल्हापुर इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो वघेरा विद्रोह जो है वो कहां पर हुआ था? वडोदरा में हुआ था। रटना ही पड़ेगा भाई, फैक्चुअल क्वेश्चन है पूरी तरह से। तो वडोदरा में ये वघेरा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें छोटा नागपुर की जनजातीय विद्रोह जो है वो कब हुआ था? 1820 में। ठीक है, कब हुआ था साहब? 1820 में। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें आप लोगों ने कितने उत्तर सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा उसको हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। हमारी सीरीज चल रही है इतिहास को लेकर के। हम इतिहास के बारे में पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ में मैं आपको जो जो टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूं उसके क्वेश्चन भी दे रहा हूं। अभी इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, जो हमारे पहले लेक्चर में पढ़ाया गया था उसके क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। और अगर हम बात करें कि हम कहां तक पहुंच गए थे, तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो आंदोलन है वो आंदोलन स्टार्ट होते हैं, आंदोलन प्रारंभ होते हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि पर भी चर्चा कर ली थी। उन्हीं आंदोलनों के क्रम में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है जो ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में नींव को हिला करके रख देता है। उस आंदोलन का नाम है 1857 की क्रांति। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह भी इसी शीर्षक के अंतर्गत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 1857 की क्रांति किन कारणों की वजह से हुई, क्या क्या उसकी प्रकृति रही, उसमें घटनाक्रम क्या क्या रहा और उसके परिणाम क्या निकले, है ना। इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रांति का विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ। तो चलिए हमारे टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ऐसे कौन से कारण थे, ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से क्रांति हुई। अगर आप लोग पुराने वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पुराने लेक्चर्स देखिए तो आप इस योग्य हो जाएंगे कि चीजों को आप समझ पाएं। सबसे पहले तो समझते हैं हम लोग कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है, इस प्लासी के बाद अंग्रेज भारत में अपनी शोषणकारी और दमनकारी नीतियों को प्रारंभ कर देते हैं। इन दमनकारी नीतियों को 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में और ज्यादा मान्यता मिल जाती है, यानी अंग्रेज जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के उभरते हैं। तो उस हिसाब से ये लोग जो है वो शोषण करना शुरू करते हैं। फिर तेजी से ये भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत करते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था में और आर्थिक व्यवस्था में कई सारे परिवर्तन करते हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, इनके कारण क्या होता है भाई, शोषण जो है ना, शोषण और तीव्र हो जाता है। अंग्रेज कई सारे पॉलिसीज लेकर के आते हैं, भाई भू राजस्व व्यवस्थाएं लेकर के आते हैं। हमारे जो उद्योग धंधे थे उन उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी क्रम में जो है वो हमारे देश में एक असंतोष पनपने लगता है, एक जो फीलिंग है डिससैटिस्फैक्शन की, वो फीलिंग पनपने लग जाती है। और इसी कारण जो है वो हमारे जो सिपाही हैं, भारतीय सिपाही, वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। हालांकि ब्रिटिश कंपनी के तहत ही वो कार्य कर रहे थे, ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत ही काम कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार देश में जन विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, कृषक विद्रोह हो रहे हैं। और इसी दौरान जो है वो 1857 की क्रांति का रूप में ये विद्रोह परिणत हो जाते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन कालांतर में इसका स्वरूप बदल करके जनव्यापी हो जाता है। मतलब शुरू तो हुआ था ये एक सिपाही विद्रोह के रूप में, लेकिन ये सिपाही विद्रोह नहीं रह जाता है, बल्कि क्या हो जाता है, एक जनव्यापी विद्रोह बन जाता है। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि ये विद्रोह हुआ क्यों, इसके पीछे के कारण क्या थे। तो अगली हेडिंग आप लोगों की रहेगी 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, है ना, बहुत सारे कारण हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत हम बहुत सारे कारणों को पढ़ेंगे। जैसे पहला कारण होगा भाई आपका प्रशासनिक कारण, कि ऐसे कौन कौन से प्रशासनिक कारण रहे हैं जिनकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। फिर आप लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण, ऐसे राजनीतिक कौन कौन से कारण रहे, ब्रिटिश सरकार की ऐसी कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां रही जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद हम इसके आर्थिक कारणों पर चर्चा करेंगे।
इसके बाद हम इसके धार्मिक और सामाजिक कारणों पर चर्चा करेंगे, है ना। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, राइट। फिर हम बात करेंगे इसके सैन्य कारणों की और उसके पश्चात हम बात करेंगे इसके तात्कालिक कारणों की। तो हम देखेंगे कि इसमें कुल 6-7 शीर्षकों के अंदर हम इसके कारणों को बांटेंगे और उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला कारण आ जाता है इसका राजनीतिक कारण, आपका राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में हम लोग समझेंगे कि भाई राजनीतिक कारणों में सबसे पहला कारण है सहायक संधि। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसकी वजह से उन्होंने देशी राजाओं का शोषण करना शुरू कर दिया था, जमीनें हड़पनी शुरू कर दी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यपगत सिद्धांत इसका दूसरा। देखिए पहला कारण आ जाता है आपका सहायक संधि का, दूसरा आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत। तो इस व्यपगत सिद्धांत के कारण भी जो है वो लोगों में असंतोष की भावना जागी, लोगों में जो है बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिया। अब उन राजाओं के साथ में जनता का इमोशनल कनेक्शन था, राजाओं का जनता के साथ में इमोशनल कनेक्शन था, तो वो जनता और राजाओं ने मिलकर के जो है वो विद्रोह को भड़काया, है ना। अच्छा, तो ये सारी बातें जो है इसमें हुई। अच्छा, इसके अलावा देखिए वैध उत्तराधिकारी ना के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने तो हड़प नीति में मतलब इस तरीके की बातें कर दी थी कि भाई अगर किसी का कोई बच्चा नहीं है किसी राजा महाराजा का तो उसको जो है वो उसके साम्राज्य को हड़प लिया जाएगा। तमाम प्रकार की चीजें हुई। जैसे हम बात करेंगे 1855 में करौली राजस्थान को भी हड़प नीति के तहत हड़प लिया, पर बाद में जब बहुत ज्यादा समस्या आई और यूं कहूंगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने जब इनको परमिशन नहीं दी तब इसको वापस करना पड़ा। और ऐसे ही हम बात करेंगे 1856 में अवध को हड़प लिया गया। अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। कुशासन के आधार पर जो है मतलब आप ये कौन सी बात होती है भाई कि आप अपने घर का शासन अच्छे से नहीं चला पा रहे इसलिए आपका घर जो है वो हम हड़प लेंगे, तो ये तो कोई बात समझ में नहीं आती। इस तरीके की चीजें जो है वो बहुत सारी इसमें होने लगी। तो इन कारणों से जो है वो क्या हुआ, विद्रोह हुआ। आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे कि झांसी को हड़प लिया गया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया। यूं ही मैं कहूंगा कि जैसे जो नाना साहब थे बाजीराव सेकंड जो है, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, तो नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। इस वजह से इन्होंने विद्रोहियों का साथ देना शुरू कर दिया, इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। बेगम हजरत महल लखनऊ में अवध में जो है उन्होंने जो है वो विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये तमाम जो राजनीतिक कारण है इनकी वजह से विद्रोह होने लगा। दूसरा हम लोग देखें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या प्रशासनिक कारण, इसकी हम लोग बात करें तो अंग्रेजों की कई सारी जो नीतियां थी वो भेदभावपूर्ण थी। ये भारतीयों को प्रशासन और सेवाओं में जो है वो ज्यादा सम्मिलित नहीं होने देते थे, ज्यादा बड़ा पद नहीं देते थे। आप लोगों ने एक 36 सिख वाली मूवी देखी होगी केसरी, है ना। तो भारतीयों को जो है वो दोयम दर्जे का समझा जाता था, प्रशासन में उनको बहुत ज्यादा बड़ी पोस्ट नहीं मिलती थी। कभी भी बड़ी पोस्ट पे हमेशा अंग्रेज अधिकारी ही रहता था, ठीक है। तो ब्रिटिश अधिकारियों को ही हमेशा बड़ी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। भारतीयों को उच्च सेवाओं हेतु अयोग्य मानते थे। इन सभी से क्षुब्ध होकर भारतीयों में आक्रोश की भावना आ गई, है ना। भारतीय लोगों में क्या आ गई, आक्रोश की भावना आ गई, राइट। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च मानते थे, ठीक है। किसी भी भारतीय जज को जो है वो किसी ब्रिटिशर्स का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था साहब। मतलब अंग्रेजों की न्याय प्रणाली जो थी वो भी पक्षपातपूर्ण थी। उसमें ब्रिटिशर्स के लिए अलग लॉ थे और भारतीयों के लिए कुछ अलग लॉ थे। तो इस तरीके की बातें जो है जब हो रही थी तो लोगों के अंदर जो है वो असंतोष का भाव जो है वो जागा। डलहौजी के द्वारा तंजौर और कर्नाटक के नवाब की उपाधियां भी जब्त कर ली गई। मतलब इनके जो टाइटल्स थे ना वो टाइटल तक जो है वो डलहौजी ने हड़प लिए। मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर दिया गया और नोटिस दे दिया गया था कि आपको लाल किला खाली करना पड़ेगा। यानी बहादुर शाह जफर जो है ना, जो अंतिम मुगल शासक था, मुगलों में जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसको अपमानित कर दिया गया, ठीक है। बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया और यहां तक कि उसे लाल किला खाली करने तक को भी कह दिया गया,
ठीक है, तो लॉर्ड कनिंग के द्वारा घोषित किया गया कि बहादुर शाह का कोई भी उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं कहलाएगा, यानी बहादुर शाह के बाद कोई भी व्यक्ति मुगल सम्राट नहीं कहा जाएगा, ये बात भी घोषित कर दी गई। तो ये सारे कारण जो है वो प्रशासनिक कारणों में आते हैं, जिनकी वजह से जो है वो 1857 की क्रांति हुई। अब हम लोग नेक्स्ट कारणों की अगर बात करें तो इसमें आ जाते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। अब सामाजिक और धार्मिक कारणों में ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से 1857 का विद्रोह पनपा? देखिए भाई, सांस्कृतिक सुधार नीति लाई गई और पारंपरिक भारतीय संस्कृति को जो है वो हीन माना जाने लगा। अंग्रेज हीन भावना से भारतीय संस्कृति को देखने लगे, है ना। अच्छा, ऐसे बदलाव कर दिए गए कि समाज का रूढ़िवादी वर्ग जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा, मतलब जो भी समाज हमारे वर्ग था वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। और 1850 में एक नियम बनाया गया, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। और ये धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम जो था, इसके तहत कहा गया कि ईसाई धर्म को ग्रहण करने लेने वाले जो लोग हैं उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा, अन्य लोगों को नहीं होगा। ठीक है, साथ ही उन्हें शिक्षण संस्थानों और नौकरियों और पदोन्नति में विशेष सुविधा दी जाएगी। अब आप समझिए, यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है, ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या मिलेगा? उसे नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, उसे संपत्ति में अधिकार मिलेगा। मतलब आप देखिए, एक तरीके से अंग्रेज जो है ना वो ऐसी पॉलिसीज लेकर के आ रहे हैं, ऐसी नीतियां लेकर के आ रहे हैं जिन नीतियों से वो हिंदू धर्म को नीचा दिखा सके, जिन नीतियों से वो जो है धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो जब ऐसी बातें आएंगी तो जो धार्मिक समाज या जो धार्मिक व्यक्ति है वो इन बातों में जो है उसे बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो वो इन चीजों को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लेकर के जब अंग्रेज आ गए तो वो बहुत ज्यादा अपमानित करने वाला था। इसमें एक और बात कही गई भाई कि जो बेरोजगार लोग थे, जो विधवाएं थी, जो अनाथ थे, इन लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया गया। इन लोगों को जो है वो ऐसी चीजें की गई, देखिए बेरोजगारों को, विधवाओं को और अनाथों में धर्मांतरण कराया गया। इनको लालच दिए गए, क्या दिए गए? लालच दिए गए, जिससे इन्होंने ये धर्म परिवर्तन कर लें। ठीक है, तो ये सब चीजों ने कहीं ना कहीं जो है वो 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अब 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रस्तुत किया गया। लॉर्ड कनिंग के शासन में यह पारित भी हो गया। ठीक है, अब सती प्रथा पर, दास प्रथा पर और नरबली प्रथा पर जो है वो रोक लगा दी गई। तो पहले से ही समाज में तनाव था, मैंने आपको बताया था मोरिया प्रथा, एक प्रथा चलती थी मोरिया प्रथा। इस प्रथा पर जो है वो अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था, तो समाज में वैसे ही तनाव की स्थिति थी। ठीक है, अच्छा, पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं और परंपराओं और शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। ठीक है, हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार चला जाता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। अब देखिए, जो सिपाही है जो काम कर रहा है वो किसी न किसी ग्रामीण परिवार को ही बिलोंग करता है, किसी न किसी किसान का ही बेटा है। तो ऐसे में जब वो काम कर रहा है और उसे समुद्र पार करने का अधिकार जो है वो बाध्य कर दिया जाता है कि आप समुद्र पार करिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब वो गांव जाता है, गांव के लोगों से मिलता है, तो वो लोग उसे उसका धर्म नष्ट हो गया है, इस हीन भावना से देखते हैं बेसिकली। तो ये सारी परिस्थितियां जब समाज में होने लगी तो ये कहीं ना कहीं एक प्लॉट तैयार कर रही थी जिसपे 1857 की क्रांति हुई। और हम लोग बात करें आर्थिक कारणों की, तो आर्थिक कारणों में हम पिछले 2-3 दिनों से या 2-3 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्थिक कारणों में आप देखेंगे जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आप देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था में इजारेदारी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जितनी भी व्यवस्थाएं अंग्रेजों की आई थी उन सभी में कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया। आर्थिक शोषण हुआ, इसके कारण किसान विद्रोह हो ही रहे थे। अब देखिए यहाँ पर किसान जो है, यहाँ पर जो किसान है उनसे अत्यधिक राजस्व वसूला जा रहा है और उधर इसी किसान का बेटा जो सेना में है उसका भी शोषण किया जा रहा है, उसको भी अपमानित किया जा रहा है, उसको भी छोटे दर्जे का माना जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के भीतर जो है
वो एक ऐसी भावना पैदा कर रही हैं जो उग्र भावना है अंग्रेजों के खिलाफ, जो घृणा की भावना है अंग्रेजों के खिलाफ, वो भावना पैदा हो रही है लोगों के बीच में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी नीतियां बनाई थी उन सब नीतियों में आर्थिक लाभ को इतना ज्यादा महत्व दिया था कि जनता की भलाई तो छूट ही गई थी पूरी तरह से, जनता की भलाई तो हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा, ये सब चीजें हो रही हैं और इन्हीं चीजों के साथ में जो है वो ऐसे नियम लागू कर दिए गए हैं भारतीय उद्योगों पर कि भारतीय उद्योग जो है वो पूरी तरह से चरमरा गए। लघु कुटीर उद्योग, सूती उद्योग, जितने भी उद्योग थे वो सब उद्योग चरमरा गए और इन उद्योग में काम करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो अत्यंत दयनीय हो गई। इसके अलावा कहूं मैं तो जबरदस्ती भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, कमर्शियलाइजेशन किया गया, तो भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। अब देखिए, इधर खाने के लिए रोटी नहीं है और अंग्रेज आपसे नील उगवा रहे हैं कि आप नील की खेती करिए, तो नील थोड़ी ना खा सकता है आदमी। अगर रोटी नहीं है, चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है और ऐसे में आप जबरदस्ती इंडिगो फार्मिंग करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्रोह होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सैन्य कारणों की, तो सेना की जो सेवा थी, इस सेवा में नस्लीय भेदभाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैंने आपको बताया भी था, योग्य होने के बावजूद भी भारतीय सैनिक को अधिकतम सूबेदार के पद पर ही नियुक्त किया जा सकता था, मतलब उससे ज्यादा बड़े पद पर कभी भी भारतीय सैनिक जाते ही नहीं थे। अंग्रेज उच्च अधिकारी उनके साथ में बुरा बर्ताव करते थे, आपको पता है, आपने 36 केसरी वाली मूवी देखी होगी। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी जो है वो बुरा बर्ताव करते थे साहब। सेना में सैनिकों का अनुपात बहुत ही विषमता पूर्वक था, जिसके कारण भी भारतीय सैनिकों का आक्रोश बढ़ा। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम पारित कर दिया गया और इस भर्ती सेवा अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि उन्हें किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता था। मतलब यह डिसाइड हो गया था कि भारतीय सैनिकों को अब कहीं पर भी भेजा जा सकता है, किसी भी स्थान पर उन्हें भेजा जा सकता है। और मैंने आपको बताया कि समुद्र पार जाने पर क्या मान्यता थी कि आपका धर्म नष्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, 1854 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम था डाकघर अधिनियम। जब ये डाकघर अधिनियम पारित हुआ तो इसमें यह कहा गया कि जो सैनिक हैं ये भी अगर अपने घर पे चिट्ठी भेजते हैं तो उनको स्टैंप लगाना पड़ेगा। अब अभी तक क्या होता था कि जो सेना के लोग होते थे, सैनिक जो होते थे, वो लोग घर पे उन्हें फ्री सेवा मिलती थी, डाक की, डाक जो है वो फ्री भेज सकते थे, उनको उनके पैसे नहीं लगते थे। अब जब ये स्टाम्प लगाया गया, अंग्रेजों को इससे भी फायदा चाहिए था, तो भारतीय सैनिकों को ये लगा कि हमारे विशेष अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण था जिसकी वजह से विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 1857 के विद्रोह के दमन करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज को नवगठित किया, पुनः गठित किया और पुनः गठित करने के लिए एक आयोग बनाया था जिसका नाम था पील आयोग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पील आयोग है उसका संबंध कैसे है, तो पील आयोग जो है उसका संबंध जो है वो कैसे है, सेना के नवगठन से। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया था, तो उससे संबंधित है पील आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग है भाई, पील आयोग। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। सैन्य कारण हो गए हैं हमारे। सैन्य कारण के बाद हम लोग देखेंगे तो तात्कालिक कारण, है ना, एक प्रमुख बात जो आ रही है वो आ रही है तात्कालिक कारण की। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिसंबर 1856 में एक घटना होती है जिसमें सरकार जो है वो पुरानी लोहे वाली बंदूकें जो होती है ना, जिसको ब्राउन बेस बंदूक कहा जाता है, उसकी जगह पर एक नई गन को इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम है न्यू इनफील्ड राइफल। ठीक है, तो न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया जाता है। इसमें जो कारतूस लगे होते थे, उन कारतूसों की एक विशेषता थी कि उसके ऊपर एक रबड़ का भाग होता था, उसे दांत से खींच करके खोलना पड़ता था। उसके बाद वो बारूद जो है वो नली में भरी जाती थी, ऊपर से ठोका जाता तो फिर गोली चलती थी। तो दांत से खोलना था। अब बंगाल वाले क्षेत्र में खबर फैला दी जाती है, बंगाल वाले क्षेत्र में एक अफवाह फैला दी जाती है कि ये जो चर्बी वाले कारतूस हैं, ये जो कारतूस है नए वाले, इनमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी जो है वो लगी हुई है।
अब गाय की चर्बी से कहीं ना कहीं हिंदू जो है ना उनकी भावनाएं आहत होती हैं, और सुअर की चर्बी से मुस्लिमों की भावनाएं आहत होती हैं। ऐसी सब चीजें चल रही थी, और साथ ही साथ यह खबर भी फैलाई जाती है कि अंग्रेजों का एक मकसद है, जिस मकसद के तहत अंग्रेज जो है वो हिंदुओं का धर्म नष्ट करना चाहते हैं, और हिंदुओं का धर्म नष्ट करने के लिए जो है वो इस तरीके की चीजें की। अधिकारियों ने इसका खंडन किया, लेकिन बाद में जब इसकी रिपोर्ट आई तो ये बात प्रूव हो गई कि बिल्कुल सही बात है कि ये चीजें हो रही हैं, मतलब चर्बी वाले कारतूस हो रहे हैं। अब सैनिकों को ये विश्वास हो गया कि अंग्रेजों ने जानबूझ करके ये चीजें की, और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं अंग्रेज, और इस वजह से जो है वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते हैं, ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाए। कौन लोग? हमारे जो सैनिक भाई हैं वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, इस वजह से जो है वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये बात फैल गई। अब जब ये बात फैल गई तो इससे क्षुब्ध होकर के हमारे जो सैनिक भाई हैं इन्होंने क्या कर दिया भाई, विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, विद्रोह। तो विद्रोह का आरंभ हो जाता है भाई। जब विद्रोह का आरंभ होता है तो विद्रोह के आरंभ में पहली घटना जो होती है वो 29 मार्च 1857 को होती है। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के एक सैनिक है मंगल पांडे। तो ये जो मंगल पांडे भाई साहब है, ब्राह्मण आदमी है, इन्होंने सबसे पहले विद्रोह कर दिया है ना, और इन्होंने अपने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मार करके हत्या कर दी, क्योंकि इनको लगा कि भाई हमारा जो ब्राह्मण धर्म है, इस धर्म का जो है वो क्या कर दिया गया है, उल्लंघन कर दिया गया है, और हमें ईसाई में कन्वर्ट करने की साजिश की गई। हमारे साथ में जो है वो अंग्रेजों ने धोखा किया है, और इस वजह से क्षुब्ध होकर के ये क्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं 29 मार्च को 1857 में। 8 अप्रैल 1857 को अदालत का निर्णय आता है, और उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति का पहला शहीद जो है वो किसे माना जाता है, मंगल पांडे को माना जाता है साहब। और अगर मैं बात करूं तो यही बात आगे बढ़ती है। अप्रैल की बात थी, अब मई आ जाती है जब, तो 10 मई के दिन मेरठ की छावनी में जो भारतीय सैनिक होते हैं वो चर्बी युक्त कारतूस जो है उसके प्रयोग को मना कर देते हैं। साथ ही साथ यह भी स्थिति होती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जो है वो बंदी गृह में डाल दिया जाता है। अपने साथियों को छुड़ाने के लिए मेरठ छावनी के जो सिपाही होते हैं वो अपने ही उच्च अधिकारियों पर गोली चला देते हैं, और गोली चलाने के बाद उन्हें छुड़वा लेते हैं, और मेरठ से सीधे जो है वो दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। यही मेरठ की छावनी से आए हुए सिपाही पहुंचते हैं किसके पास, उस समय के बहादुर, हमारे जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, जो जफर के नाम से शायरियां लिखते थे, उन जफर के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपना नेता घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि भाई आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे नेता हैं, और आप हमें गाइड करें कि हम किस तरीके से लड़ेंगे। बुजुर्ग जफर जो है वो, क्योंकि उन्हें लाल किला खाली करने का आदेश भी मिल चुका था, वो विद्रोहियों का साथ देते हैं और कहते हैं कि भाई हम सांकेतिक नेतृत्व आपको दे पाएंगे, बाकी आप लोग काम करिए, क्योंकि अब हमारी वो अवस्था भी नहीं रह गई है। ठीक है भाई, तो यहां से जो है वो विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जनरल डेविड नाम के मेरठ के अधिकारी थे जो 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो विद्रोह का विस्तार कैसे कैसे हुआ, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली चर्चा करते हैं हम लोग दिल्ली पर, कि दिल्ली में विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ। ठीक है भाई, समझेंगे। माफ कीजिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में जो भी हुआ था, विद्रोह शुरू हो गया। सिपाही अपने अधिकारियों पर गोली चला करके जो है वो अपने साथियों को मुक्त करा लेते हैं और दिल्ली की ओर कूच करते हैं। 11 मई को सुबह तड़के तड़के विद्रोही जो है वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, और 12 मई के दिन दिल्ली में पर अधिकार कर लेते हैं, और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को
जो है वो पुनः भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं और साथ ही साथ यह घोषणा भी कर देते हैं कि वो इस क्रांति के नेता है। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो है वो प्रतीकात्मक नेतृत्व देते हैं और वास्तविक नेतृत्व जो है वो कौन करते हैं, बख्त खां नाम के एक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो बख्त खां के द्वारा यहां पर वास्तविक नेतृत्व प्रदान किया गया। हालांकि अंग्रेजों द्वारा सितंबर 1857 को ही दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। तो अगर मैं बात करूं तो मई में दिल्ली जो है वो विद्रोहियों के अधिकार में आई थी और सितंबर के महीने में दिल्ली जो है वो विद्रोहियों के हाथ से निकल गई। इसका एक मेन कारण यह था कि बहादुर शाह जफर जो भी नीतियां बनाते थे उन नीतियों को इनकी पत्नी जो है वो अंग्रेजों तक पहुंचा देती थी। बहादुर शाह जफर की अंग्रेजी जो पत्नी है वो अंग्रेजों के साथ में मिली हुई थी और इस कारण जफर के सारे प्लान जो है वो सफर करने लगे। ठीक है, तो ये स्थिति यहां पर होती है। मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन हडसन और लॉरेंस जो है वो इस विद्रोह को दबाते हैं। निकोलसन जो है वो मारे जाते हैं लेकिन हडसन जो है वो सम्राट के 2 पुत्रों और पौत्र को गोली मार करके हत्या कर देते हैं। ये जो है वो राजा के लिए बड़ी ही दुखद घटना होती है। बहादुर शाह जफर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इनको रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है भाई, रंगून। और बहादुर शाह द्वितीय जो है उनके जो भी बेटे और पौत्र था उनकी कब्र जो है वो हुमायूं के मकबरे में की गई है। हुमायूं के मकबरे में जो है उनको दफन किया जाता है। वहाँ पर 5 सम्राट जो है वो दफन है, ये आप हिस्ट्री में पॉइंट पढ़ेंगे। 1862 में जो बहादुर शाह जफर हैं इनकी मृत्यु रंगून में हो जाती है जो कि म्यांमार में पड़ता है। हमारे मोदी जी जो है वहाँ गए थे जब म्यांमार का दौरा किया था। तो बहादुर शाह जफर मुगल बादशाहों में से ऐसे बादशाह हैं जिनकी कब्र हिंदुस्तान में नहीं है और ऐसे पहले बादशाह जो है वो बाबर भी हैं, बाबर की कब्र भी हिंदुस्तान में नहीं है। ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। आगे मैं अगर बात करूं विद्रोह के विस्तार की तो हम पहुंचेंगे लखनऊ। यहां लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है वो विद्रोहियों का नेतृत्व कर रही हैं। इनका एक उपनाम महक परी भी है और ये अपने अल्पायु के पुत्र बिजरिस कादर को सम्राट बनाना चाहती हैं। बिजरिस कादर को सम्राट नवाब बनाना चाहती हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो अवध है इसे डलहौजी ने कुशासन के आधार पर मिला लिया है ना। ये जो विद्रोह होता है इसके दमन के लिए कैंपबेल को भेजा जाता है ना, क्योंकि उस समय चीफ कमिश्नर जो थे लखनऊ के हेनरी लॉरेंस इनकी मृत्यु हो जाती है और इस वजह से कैंपबेल को जो है वो विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा जाता है। जून 1857 में लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ होता है। ठीक है, कैंपबेल मार्च 1858 तक लगे रहते हैं, लगभग 1 साल, है ना, लगभग 1 साल तक जो है वो संघर्ष करने के बाद जो है वो लखनऊ पर पुनः अपना अधिकार अंग्रेज स्थापित कर पाए। ठीक है, हजरत महल के नेतृत्व में अभूतपूर्व क्षमता थी जिसके कारण अवध प्रांत पर अंग्रेजों को जो है वो बहुत मुश्किल हुई कब्जा करने में। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष में जब महक परी की हार हो गई, बेगम हजरत महल की हार हो गई तो ये नेपाल चली जाती हैं। 1879 में 1879 में इनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है और काठमांडू में जामा मस्जिद के मैदान में इन्हें दफनाया जाता है। तो महक परी जो है, जो बेगम हजरत महल है, इनकी मृत्यु जो है वो कहां पर हो जाती है, नेपाल में, और इनकी कब्र जो है वो काठमांडू में है। ठीक है, जामा मस्जिद मैदान में, राइट। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो विद्रोह जो है वो कहां पहुंचता है भाई, विद्रोह जो है वो पहुंचता है हमारा कानपुर। तो कानपुर की बात करूं तो 5 जून 1857 को कानपुर जो है वो अंग्रेजों के हाथ से निकल जाता है। यहां पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब जो है वो विद्रोहियों का साथ दे रहे थे, जिन्हें धोंधू पंत भी कहा जाता है। ठीक है, कानपुर में नाना साहब जो है सत्ती चौराहे के पास में एक घटना होती है जिसको सत्ती चौराहा नरसंहार कहा जाता है। यहां पर बात यह होती है कि अंग्रेज लोगों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आप कानपुर से सुरक्षित निकल जाइए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।
लेकिन जो विद्रोही थे वो विद्रोही जो है वो अंग्रेजों, क्योंकि घृणा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो जनरल लबरिहार करके कोई एक व्यक्ति हैं जो सैनिकों पर, अंग्रेज सैनिकों पर आक्रमण कर देते हैं और यहाँ हालात बहुत बदतर हो जाते हैं। कई मासूम बच्चों की और महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। तो ये सब चीजें होती हैं। इसी घटना को सत्ती चौराहा नरसंहार कहा जाता है और अंग्रेज इस घटना का बदला कुछ इस प्रकार लेते हैं कि वो नाना साहब के घर में आग लगा देते हैं। हालांकि नाना साहब बच जाते हैं और नाना साहब भी जो है वो नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो विद्रोह झांसी पहुंचता है साहब। झांसी की अगर बात करूं तो जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ होता है। जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, लेकिन यहां पर अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज को भेजा गया था और इस ह्यूरोज से रानी लक्ष्मीबाई हार जाती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे बच करके निकल जाती हैं और तात्या टोपे की सहायता से जो है वो ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला कर रही होती हैं। यहां से जब उनकी हार हो जाती है तो वो पहुंचती हैं ग्वालियर और ग्वालियर में मराठा साम्राज्य को एक बार पुनः स्टार्ट करती हैं। दोबारा मराठा साम्राज्य की शुरुआत की जाती है। ठीक है, 18 जून को अंग्रेज जो है वो ग्वालियर में भी अटैक करते हैं और 18 जून के दौरान ग्वालियर में ही एक युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त होती है और तात्या टोपे यहां से भी बच करके निकल जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों के हाथों से ज्यादा समय तक नहीं बचे वो, क्योंकि पाठौन के जंगल में, ये शिवपुरी और उधर वाले जंगल जो है वहां पर पाठौन पड़ता है, उनका एक विश्वासघाती मित्र होता है मान सिंह। वो अंग्रेजों को मुखभरी कर देता है, सूचना दे देता है। इसके बाद तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है और 1859 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना, बहुत वीरता से लड़ी, लेकिन क्योंकि अंग्रेज संगठित थे और हमारे जो लोग थे वो असंगठित थे, हमारे ही लोगों ने मुखबिरी करके जो है वो उन्हें परेशान कर दिया, है ना। ग्वालियर के जो राजा थे उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया, तो ये भी एक कारण था इनकी हार का, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार, जगदीशपुर बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है वो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, है ना। 70 वर्ष की आयु, 10 वर्ष नहीं भाई, 70 वर्ष की आयु में जो है वो एक अभूतपूर्व साहस के साथ और पराक्रम के साथ अंग्रेजों के साथ में लोहा ले रहे थे। उनके पास साधन भी कम थे, संसाधन भी कम थे, लोग भी कम थे, लेकिन साहस और वीरता की कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण अंग्रेजों से वो बराबर लोहा लेते रहे। छापा मार पद्धति का प्रयोग करके जो है उन्होंने अंग्रेजों को बार बार और लगातार कई बार हराया, है ना। जब कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ में शिवपुरी घाट को पार कर रहे थे तभी वहां पर अंग्रेज पहुंच जाते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, वीर कुंवर सिंह को भी गोली लग जाती है ना। वो पहुंच जाते हैं पर रक्तस्राव, जगदीशपुर तो पहुंच जाते हैं लेकिन रक्तस्राव ज्यादा हो गया था, इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने भी इस विद्रोह का दमन जो है उसको शुरू किया, लेकिन विलियम टेलर और विंसेंट आयर नाम के दो अंग्रेज अधिकारी जो है वो इस विद्रोह को दबा देते हैं। विंसेंट आयर और विलियम टेलर नाम के जो दो अंग्रेज अधिकारी हैं वो इस विद्रोह को दबा देते हैं। और मैं अगर बात करूं तो फैजाबाद, ये लखनऊ के पास में ही पड़ता है फैजाबाद, यहां पर अहमदुल्लाह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति के दौरान साधुओं, फकीरों, सिपाहियों, चौकीदारों के जरिए रोटी और कमल के फूल का फेरा लगाया जाता था। ये इन्हीं की युक्ति थी। ये अहमदुल्लाह जो है ना, देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए रोटी, कमल के फूल का प्रयोग किया जाता था, है ना। तो ये इन्होंने, अहमदुल्लाह साहब ने ये जुगाड़ निकाली थी। ठीक है भाई, ये लगातार जो है वो विद्रोह कर रहे हैं। इन्हें नवकार शाह और डंकार शाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने उस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, 19 फरवरी 1858 को जनता जो है वो इन्हें जेल से मुक्त करा लेती है, क्योंकि इनको मुस्लिम पकड़ करके जो है अंग्रेज पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। अंग्रेज इनके ऊपर 50,000 का इनाम लगा देते हैं।
ठीक है। 15 जून 1858 को राजा जगन्नाथ सिंह के भाई बलदेव सिंह ने धोखे से इन पर गोली चला दी और इनको जो है इनका जो है सिर काट लिया गया और अंग्रेज अधिकारियों ने इनके सिर को जो है वो कोतवाली के दरवाजे पे लटकाया था। मतलब आप समझिए लालच के कारण जो है वो राजा जगन्नाथ सिंह के छोटे भाई जो है बलदेव सिंह इनका सर काट लेते हैं और अंग्रेजों को सौंप देते हैं और अंग्रेज अधिकारी द्वारा इनका सिर कोतवाली के दरवाजे पर लटका दिया गया था। मतलब कितनी क्रूर घटना की गई अंग्रेजों के द्वारा, है ना। तो ये फैजपुर का था। इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो यहाँ पर लियाकत अली के द्वारा जो है वो नेतृत्व संभाला गया, है ना। इलाहाबाद के क्रांतिकारियों ने खुद ही इन्हें कमान सौंपी थी, ठीक है। ये अब कोतवाली को लूट लेते हैं, कोतवाली में अपना परचम जो है वो लगा देते हैं। तमाम सैनिक अंग्रेज सैनिक अधिकारी जो है उनको मार डालते हैं, ठीक है। इन्होंने खुसरो बाग को क्रांति का केंद्र बनाया था। इलाहाबाद में जो है वो जहांगीर के जो बड़े बेटे थे खुसरो को दफनाया गया है, उसी जगह को खुसरो बाग कहा जाता है। तो उसको जो है वो एक क्रांति का केंद्र बनाते हैं और एक पैरेलल गवर्नमेंट समानांतर सरकार बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब इनकी हुकूमत को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना आई, ठीक है। उसने कई क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर कर्नल नील को जो है वो विद्रोह का दमन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है। और क्रांतिकारी जो है अंग्रेज इस जगह को जो है वो दबा देते हैं, इस विद्रोह को दबा देते हैं। लेकिन ये जो हमारे लियाकत अली साहब हैं ये भागने में सफल रहते हैं। बहुत साल लगभग मुंबई चले जाते हैं, मुंबई जा रहे होते हैं, तब इन्हें जो है वो पकड़ लिया जाता है मुंबई में और फिर इन्हें अंडमान निकोबार भेज दिया जाता है। काला पानी की सजा दे दी जाती है इनको, ठीक है। तो ये बनारस और इलाहाबाद का विद्रोह रहा। और अगर मैं बात करूं तो बरेली में खान बहादुर खान नाम के व्यक्ति जो है वो विद्रोह को नेतृत्व देते हैं, ठीक है। और इस विद्रोह का दमन भी किसके द्वारा किया गया था? कैंपबेल। ये कैंपबेल वही है जो इलाहाबाद अवध का विद्रोह जिन्होंने दबाया था। 1857 में बरेली की जनता के द्वारा खान बहादुर खान को बरेली का नवाब घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद लगभग 1 साल तक ये बरेली पर अपनी हुकूमत चलाते हैं। लेकिन मई 1858 में अंग्रेजों द्वारा बरेली पर कब्जा कर लिया जाता है, जहां से खान बहादुर नेपाल चले जाते हैं। लेकिन नेपाल के तत्कालीन राजा जो है जंग बहादुर इन्हें हिरासत में लेकर के अंग्रेजों को सौंप देते हैं और बाद में अंग्रेज इन्हें फांसी दे देते हैं, फांसी की सजा दे देते हैं। और अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में क्रांति का जो केंद्र था वो कोटा था और यहाँ पर नेतृत्व जयदयाल और हरदयाल नाम के 2 लोगों ने किया था, ठीक है। यहाँ पर कोटा के राजा महाराव थे, ये अंग्रेजों के समर्थक थे। यानी कोटा के जो राजा हैं महाराव, ये अंग्रेजों के समर्थक हैं। लाला जयदयाल दरबार में उनके में वकील हुआ करते थे और छोटे भाई हरदयाल जो है वो महाराव की सेना में अधिकारी थे, ठीक है। क्रांतिकारियों द्वारा इन्हें अपना सेनापति घोषित कर दिया गया और मार्च 1857 में अंग्रेज सैनिकों ने कोटा को घेर लिया और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जनरल रॉबर्टसन ने किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, किसने किया था भाई? रॉबर्टसन ने। अंग्रेजी सेना का जब लड़ाई हो रही थी तो लाला हरदयाल जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। और उसी दौरान जो है जयदयाल जो है वो सन्यासी होने का निर्णय ले लेते हैं। जब हार जाते हैं तो ये सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन अंग्रेज इन्हें पकड़ लेते हैं, इन पर मुकदमा चलाया जाता है और अंततः इन्हें फांसी दे दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं असम, तो यहां पर भी विद्रोह हुआ। यहां पर विद्रोह की शुरुआत जो है वो रामदत्त बरवा तथा मणिराम दीवान के द्वारा की गई थी। मणिराम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। समझ लो जरा इनकी कहानी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, लेकिन बाद में जो है वो असम के राजा पुरंदर, जब असम को अंग्रेजों ने कब्जे में लिया तो क्योंकि इनकी वफादारी असम के राजा के साथ थी, इसलिए इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अपनी खुद की एक कंपनी खोल ली, चाय के बागान खोल लिए, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके जो व्यापार था उसको भी खत्म करवा दिया। तो 1851 आते आते इनके सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। इससे ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बेरोज हो गए। तो अंग्रेज जब 1857 की क्रांति हुई तो उस क्रांति में इन्होंने भी जो है वो योगदान दिया और असम को जो है असम के जो राजा है उसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, ठीक है। इस तरीके की चीजें इन्होंने की। इनका जो कारण था वो बड़ा व्यक्तिगत कारण था।
क्योंकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे, इस वजह से इन्होंने इस समय विद्रोह कर दिया। ठीक है, व्यक्तिगत कारण था इनका। और अगर मैं बात करूं असम के बाद, तो उड़ीसा के संबलपुर में राजकुमार सुरेंद्र साई के द्वारा जो है वो क्रांति का नेतृत्व किया। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो सुरेंद्र साई हैं इनको 1857 के विद्रोह का अंतिम शहीद कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रथम शहीद किसको कहा जाता है भाई? मंगल पांडे जी को। ठीक है, और अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? वीर सुरेंद्र साई को। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां तक हम देखते हैं कि हमारा जो 1857 का विद्रोह है ये भारत के उत्तर भारत के तो लगभग कोने कोने में फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर भारत के लगभग कोने कोने में फैला हुआ है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग एक बात ये समझेंगे कि ये विद्रोह असफल कैसे हो गया। देखिए, विद्रोह की असफलता की अगर हम बात करें तो पहला इसका कारण यह है केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। ये विद्रोह जो है उसमें किसी प्रकार का कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर विद्रोह कर रहे हैं, अलग अलग विद्रोह कर रहे हैं। नाना साहब अपने इशू को लेकर के विद्रोह कर रहे हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्लोगन था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आप बिहार ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, झारखंड ले लो, झांसी नहीं दूंगी मैं। अवध ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, लेकिन हम क्या नहीं देंगे? झांसी। तो कहीं भी केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। हम देख रहे हैं यहां पर केंद्रीय नेतृत्व का अभाव है। यहां पर जितने भी संघर्षकारी हैं वो सब अपने अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां पर देश हित जैसा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात कहूं कि समन्वय का अभाव है और योजना का अभाव है। ठीक है, जितने क्रांतिकारी हुए हैं उनमें से कोई भी क्रांतिकारी एक दूसरे के संपर्क में नहीं है ना। एक ही दिन घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहे हैं। भाई देखिए, एक जगह विद्रोह हो रहा है जून 1857 में, एक जगह हो रहा है भाई जुलाई में, एक जगह हो रहा है अगस्त में, एक जगह हो रहा है सितंबर में। तो आप अलग अलग महीनों में अगर विद्रोह करें तो अंग्रेजों को उस विद्रोह को दबाने में सहूलियत होगी। आप बात को समझिए, अंग्रेजों के पास छोटी सेना है, वही सेना यहां भेज देते हैं, वही सेना यहां भेज देते हैं, वही सेना यहां भेज देते हैं। लेकिन अगर आप एक ही दिन विद्रोह करें तो एक ही दिन विद्रोह करेंगे तो फिर अंग्रेजों के पास तो विकल्प ही नहीं बचेगा ना, एक ही जगह संभाल पाएगी वो सेना, है ना। तो विद्रोह का अलग अलग जगह पर और अलग अलग टाइम पीरियड पर होना भी इसका एक बड़ा कारण है, जिस कारण से जो है वो ये विद्रोह असफल हो रहा है। दूसरी बात करूं, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, है ना। यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी जो एरिया है उन एरिया में लोकल इंटरेस्ट को लेकर के विद्रोह हो रहा है। अब दक्षिण भारत में कोई विद्रोह नहीं हुआ, है ना। अच्छा, दक्षिण भारत का एक पूरा क्षेत्र जो है वो अछूता रह गया। इसके अलावा भारतीय लोग जो है वो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो इसके कारण भी जो है वो विद्रोह असफल हो गया, है ना। अनुशासनहीनता, विद्रोहियों में क्या था भाई? अनुशासनहीनता। जब सीधी सी बात है, ये बाई प्रोडक्ट है। अगर केंद्रीय नेतृत्व नहीं होगा तो अनुशासनहीनता आएगी। ठीक है, अब कहीं कहीं उपद्रव करने लग जाते हैं, हिंसा करने लग जाते हैं, जान लूट मार मचाने लग जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें अगर करेंगे तो फिर वो विद्रोह जो है प्रॉपर नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्रांति के परिणामों की अनिश्चितता, जो क्रांति कर रहे थे उनको भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, ये भी एक मेन कारण है जिसकी वजह से जो है वो ये विद्रोह विफल हो गया। अधिक जो विद्रोही थे उनके पास सीमित संसाधन थे, अंग्रेजों के पास असीमित संसाधन थे। अंग्रेजों के पास पैसा है, लेटेस्ट वेपन है, हमारे पास नहीं है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर मैं अन्य कारणों की बात करूं तो आप देखेंगे कि हमारे देश में नेताओं की गुटबंदी, जो भी लीडर थे उनमें आपसी एकता का अभाव था, गुटबंदी थी उनमें। ठीक है, इन्होंने संगठन का आधार कमजोर कर दिया। अच्छा, इसके अलावा विद्रोहियों के पास किसी प्रकार की कोई ठोस रणनीति नहीं थी। ठोस रणनीति का अभाव जो है वो भी एक कारण है जिसके कारण से जो है वो ये 1857 का जो विद्रोह है ये विफल रहा। देसी रियासतों के राजाओं के द्वारा अंग्रेजों का समर्थन किया जाना, बिल्कुल सही बात है, कारण है ही, बड़ा कारण है ये तो। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इस विद्रोह के महत्व की, तो भाई महत्व इसका बहुत है। क्यों भाई महत्व है? क्योंकि ये क्रांति जो है ना वो कम समय में अंग्रेजों के लिए बड़ी नुकसानदायक थी। पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें अंग्रेज ज्यादा नेस्तो नाबूद हुए, अंग्रेज ज्यादा मरे, अंग्रेज ज्यादा परेशान है। ठीक है, संसाधन कम होने के बाद भी पराक्रम कम नहीं था। संसाधन कम थे, पराक्रम कम नहीं था। लोगों के भीतर जो है वो एक अद्वितीय नेतृत्व क्षमता जो है उसने डेवलप की।
ठीक है, अभाव का प्रभाव जो है ना वो साफ साफ दिखा कि अभाव के प्रभाव में कितना कुशल नेता। देखिए वीर कुंवर सिंह 70 वर्ष की आयु लड़ रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, है ना, ये इन लोगों ने सीमित संसाधनों के बाद भी अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया। ठीक है, तो ये इस विद्रोह का एक महत्व है। ठीक है, अच्छा, संगठन बनाने की प्रेरणा मिली हमें, ये भी महत्व। देखिए आप 1857 के विद्रोह के बाद ही जितने भी राजनीतिक संगठन हैं वो बनने शुरू हुए। ठीक है, राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन जो भी है वो सब बनने हुए। इसके अलावा इसने राष्ट्रीयता को जन्म दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे देश में एक राष्ट्रीयता की भावना जो है उसको जन्म देने का काम जो है वो किसने किया भाई? 1857 की क्रांति ने किया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस विद्रोह के महत्व की, तो इस विद्रोह की असफलता के बाद भी भारतीयों को इस बात का एहसास हो गया कि अगर संगठन बना करके काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। क्रांति के माध्यम से भारतीयों को यह आभास हुआ कि अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने के लिए सभी वर्गों का सहयोग साथ में चाहिए पड़ेगा और साथ साथ में राष्ट्रीयता की भावना चाहिए पड़ेगी। भारत में योजना समन्वय के महत्व को उजागर किया कि भाई योजना बना करके और समन्वय बना करके जब काम करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। ये बात जो है वो क्लियर। आप ऐसे समझिए कि आप यूपीएससी का अटेम्प्ट दें और आप फेल हो जाएं, पर अटेम्प्ट दिया आपने बहुत सीरियस होकर के, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने गलती कहां की। अगर ये समझ में आ गया एक बार की गलती कहां की है तो उस गलती को सुधारने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए, और मैं अगर बात करूं तो हाँ, परिणामों की अगर हम लोग बात कर रहे थे, महत्व की बात कर रहे थे भाई, अब हम परिणामों की बात करें कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके परिणाम क्या क्या निकले, है ना। ऐसे कौन कौन से परिणाम हैं जो इस क्रांति के बाद हुए। देखो भाई, पहला तो ये ब्रिटिश क्राउन जो है ना उसकी सत्ता स्थापित हो गई और कंपनी से भारत का शासन समाप्त हो गया। तो पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि भले उद्देश्यों की पूर्ति में जो है वो सफल ना हुआ हो, लेकिन 1858 का अधिनियम अंग्रेजों को पारित करना पड़ा और भारत सचिव जैसी एक पद बन गया। ठीक है, भारत सचिव या 15 सदस्यों वाली एक इंडियन काउंसिल बनाई गई इंग्लैंड में जो भारत के मामलों को देखती थी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त कर दिया गया, वायसराय का पद हो गया। ठीक है, इस तरीके के सुधार जो है हुए। और अगर मैं बात करूं तो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि होगी। क्रांति के पश्चात अंग्रेजी सरकार द्वारा ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू करने का प्रयास किया गया जिससे भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के ओर आकर्षित हो जाएं और पश्चिमी देशों के वैचारिक आंदोलन से प्रेरित हो जाएं। तो इस तरीके की चीजें जो है की गई। अच्छा, भारतीयों के आत्मबल में बढ़ावा हुआ, भारतीयों में राजनीतिक चेतना में बढ़ावा हुआ, इस तरीके की चीजें हुई। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के मत क्या हैं तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह। ये बात बेंजामिन प्रिंजरेली साहब की है। किसकी भाई? बेंजामिन प्रिंजरेली। 1857 का संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार साहब का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। 1800 ना तो राष्ट्रीय, ना तो प्रथम और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, आरसी मजूमदार साहब। ठीक है, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये वीडी सावरकर साहब का है। ठीक है, किसका है भाई? वीडी सावरकर का। यह एक सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस साहब का कथन है। किसका कथन है? जॉन लॉरेंस साहब का। ठीक है, किसका कथन? ये जॉन लॉरेंस साहब का कथन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस विद्रोह की प्रकृति पर हम लोग अगर बात करें तो विद्रोह की प्रकृति को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है इतिहासकारों में। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक सिपाही विद्रोह था जिसमें अनुशासनहीनता थी। तो भाई कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिपाही विद्रोह से कहीं ज्यादा अधिक था। भले ही इसमें प्रारंभ इसको सिपाहियों ने किया हो, लेकिन पूरी जनता ने इसमें शामिल हुई। इसमें किसान शामिल हुए, इसमें राजा महाराजाओं का सपोर्ट मिला, है ना। इसमें तमाम प्रकार के लोग शामिल हुए। तो इस तरीके की जो है वो घटना इसको माना जाता है। ये मैं आपको पूरा नोट्स बना करके भेज दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो दैट इज ऑल अबाउट 1857 की क्रांति के बारे में। यह
कंप्लीट जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाइए, मैं आपको ये वाले जो नोट्स हैं जो PDF फॉर्मेट में बना करके आपको सेंड कर दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके कुछ सजेशन हो, सुझाव हो तो आप हमें दीजिए, हम बिल्कुल सहर्ष उनको स्वीकार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।